सर्वाइवल इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक 22 साल की एक लड़की जो पूरे 37 दिनों तक एक अंधेरी केव में फंसी रही। उसके पास न तो खाना था, न पीने का साफ पानी और न ही बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट करने का रास्ता। उन 37 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ, यह पूरी कहानी मशहूर किताब 37 डेज ऑफ केव की सच्ची घटनाओं से ली गई है, जो माया के जिंदा बचकर वापस आने की सच्ची घटना है। तो इस दिल दहला देने वाली कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तारीख थी 13 अक्टूबर 2007। थाईलैंड का मशहूर खाओ सॉक नेशनल पार्क अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सुबह के 10:30 बज रहे थे। मौसम एकदम साफ था और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। 9 दोस्तों का एक ग्रुप, जिनकी उम्र महज 21 से 27 साल के बीच थी, जिनमें 27 साल का लीडर विल, 22 साल की माया और बाकी दोस्त शामिल थे। वे सब अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम बिताने वहां आए थे। हंसी मजाक चल रहा था, सब एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। चलते चलते उनकी नजर जंगल के बीच छिपी एक गुफा पर पड़ी, जिसका नाम था थालू केव। वहां बाहर एक बोर्ड लगा था, जिस पर साफ शब्दों में लिखा था एंट्री प्रोहिबिटेड, यानी अंदर जाना मना है, खासकर बारिश के मौसम में। वहां के गाइड ने भी उन्हें चेतावनी दी थी कि 2 साल पहले भी इसी मौसम में 2 टूरिस्ट यहाँ मारे गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जवानी का जोश और एडवेंचर की भूख इंसान को अंधा कर देती है। उन्होंने उस वार्निंग बोर्ड को इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपने बैग टाइट किए, जिनमें थोड़ा सा पानी, कुछ स्नैक्स, रस्सियां और टॉर्च थे। बिना किसी को बताए, बिना किसी परमिशन के दोपहर के 12:05 पर वो 9 लोग उस अंधेरी गुफा के मुंह में दाखिल हो गए। यह उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती थी। जैसे ही वो लोग गुफा के अंदर दाखिल हुए, बाहर की दुनिया का शोर एकदम शांत हो गया। अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। दीवारों पर हजारों साल पुराने पत्थर के डिजाइन थे। छत से लटकते हुए स्टैलेक्टाइट्स टॉर्च की रोशनी में हीरो की तरह चमक रहे थे। शुरू में सब कुछ बहुत रोमांचक लग रहा था। वे पानी के बहाव के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। पानी उनके घुटनों तक था, ठंडा और साफ। वे मस्ती करते हुए, फोटो खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे, यह सोचते हुए कि यह उनकी लाइफ का सबसे बेहतरीन एडवेंचर है। लेकिन कुदरत उनके साथ खेल खेल रही थी। बाहर जिस पहाड़ से गुफा शुरू होती है, वहां आसमान में काले बादल फट चुके थे और भारी बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसकी खबर अंदर इन 9 दोस्तों को बिल्कुल नहीं थी। गुफा के अंदर चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने इसे नॉर्मल समझा। करीब 1 घंटे अंदर चलने के बाद उनके सामने रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। वहां पुराने यात्रियों द्वारा बनाए गए कुछ निशान थे। विल ने कहा कि हमें 2 ग्रुप में बंट जाना चाहिए ताकि हम ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। यह फैसला उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला था। विल 5 लोगों के साथ सीधे झरने की तरफ बढ़ने लगा और दूसरा ग्रुप, जिसे सोर्न लीड कर रहा था और जिसमें माया भी थी, वो लोग एक रहस्यमयी संकरे रास्ते की तरफ बढ़ गए। 4 लोग एक तरफ, 5 लोग दूसरी तरफ। दोपहर के 2 बज चुके थे और अब गुफा अपना असली रंग दिखाने वाली थी। पानी अब घुटनों से ऊपर आ रहा था और हवा में एक अजीब सी सीटी बजने की आवाज आने लगी थी। अचानक गुफा का माहौल बदल गया। जो हवा अब तक शांत थी, वो अब तेज आंधी की तरह बहने लगी। कानों में एक गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई मालगाड़ी सुरंग के अंदर आ रही हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विल और माया ने महसूस किया कि पानी का रंग साफ से मटमैला हो गया है। वो आवाज ट्रेन की नहीं थी, वो आवाज थी फ्लैश फ्लड की। लाखों गैलन पानी जो पहाड़ों से सीधा गुफा के मुंह में घुस रहा था। विल ने जोर से चिल्लाया, भागो, ऊंची जगह पर चढ़ो। लेकिन गुफा में उसकी आवाज गूंज कर रह गई। माया और उसका ग्रुप जिस संकरे रास्ते पर था, वहां पानी प्रेशर कुकर की तरह भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इंसान तो क्या, बड़ी बड़ी चट्टानें भी अपनी जगह से हिल रही थीं। पानी पलक झपकते ही घुटनों से गले तक आ गया। विल का ग्रुप जो झरने के पास था, उनका तो नामो निशान मिट चुका था। माया पानी के थपेड़ों से इधर उधर टकरा रही थी। उसका सिर पत्थरों से टकराया, खून बहने लगा, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसे हार नहीं मानने दी। वो हाथ पैर मारते हुए किसी तरह एक ऊंची चट्टान के कोने पर जा अटकी। वो वहां अकेली थी, अंधेरे में, और नीचे मौत का सैलाब बह रहा था। दोस्तों, कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है।
माया की यह जंग अभी शुरू हुई है और आगे जो होने वाला है वो आपकी रूह कंपा देगा। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं और आपका शुभ नाम क्या है। आपका एक कमेंट मुझे ऐसी और मेहनत करने की हिम्मत देता है। चलिए अब वापस चलते हैं उस अंधेरी गुफा में जहां माया मौत से लड़ रही है। पानी का स्तर अब भी बढ़ रहा था। माया उस छोटी सी चट्टान पर सिकुड़ कर बैठी थी। गुफा की छत और पानी के बीच मुश्किल से 6 इंच की जगह बची थी। उसे अपनी नाक एकदम छत से लगाकर रखनी पड़ रही थी ताकि वह सांस ले सके। इस सिचुएशन को संप कहते हैं, जहां बचने की उम्मीद न के बराबर होती है। उसके पास जो छोटी टॉर्च थी वो पानी में भीगकर खराब हो चुकी थी। विल के पास जो बड़ी लाइट्स थीं, वो सब पानी में बह गई थीं। माया कांप रही थी, ठंड से नहीं बल्कि खौफ से। उसे पता नहीं था कि उसके बाकी 8 दोस्त जिंदा हैं या मर चुके हैं। कुछ देर पहले तक जो हंसी मजाक गूंज रहा था, अब वहाँ सिर्फ पानी के टकराने की डरावनी आवाजें थीं। पहली रात काटना किसी नर्क से कम नहीं था। हर सेकंड उसे लग रहा था कि पानी का लेवल बढ़ेगा और वो डूब जाएगी। अंधेरे में उसे अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगीं। जब भी कोई चीज उसके पैर से टकराती, उसे लगता कि यह उसके किसी दोस्त की लाश है। वो जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि यह बुरा सपना खत्म हो जाए। अगले 2 दिनों तक माया उसी चट्टान पर चिपकी रही। पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि निचले हिस्से अभी भी पानी से भरे हुए थे। जब पानी थोड़ा नीचे उतरा तो अंधेरे में माया का हाथ किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराया। उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसने कांपते हाथों से टटोला। वो इंसानी बाल थे। वो उसकी दोस्त जेसिका की लाश थी, जिसका पैर 2 चट्टानों के बीच फंस गया था और वो डूब गई थी। सोचिए उस मंजर को। घने अंधेरे में आप अपनी ही दोस्त की लाश के साथ अकेले फंसे हैं। माया चीखना चाहती थी, लेकिन सदमे ने उसे गूंगा बना दिया था। भूख और प्यास अब उसे सताने लगी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक थी वो ठंड। गुफा का तापमान 15 डिग्री था, लेकिन भीगे कपड़ों में वो -, डिग्री जैसा लग रहा था। हाइपोथर्मिया यानी शरीर का ठंडा पड़ना शुरू हो चुका था। उस अंधेरे ने अब माया के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन सर्वाइवल का नियम क्रूर होता है। माया के पास खाने को कुछ नहीं था। उसका बैग पानी में बह चुका था। इंसान खाने के बिना कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। माया का गला सूख कर कांटा हो गया था। उसके चारों तरफ पानी था, लेकिन वो बाढ़ का गंदा मटमैला पानी था, जिसे पीने का मतलब था तुरंत मौत या जानलेवा इन्फेक्शन। लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान सही और गलत भूल जाता है। प्यास की तड़प इतनी ज्यादा थी कि माया ने अपनी टी-शर्ट उतारकर उसे उस गंदे पानी में डुबोया और फिर उसे निचोड़कर वो कीचड़ वाला पानी पीने लगी। उस पानी का स्वाद मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों जैसा था, लेकिन उस वक्त वही उसके लिए अमृत था। भूख से उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। उसने अपनी जेब टटोली। वहाँ सिर्फ एक च्युइंग गम का रैपर और गीली माचिस थी। उसने उस रैपर को ही चाटना शुरू कर दिया ताकि मुंह में थोड़ी लार बने। अंधेरे में उसका दिमाग उसे धोखा देने लगा था। उसे खाने की खुशबू आने लगी थी, कभी पिज्जा की, कभी माँ के हाथ के बने खाने की। यह ओनल्फैक्ट्रिक हॉल्यूसिनेशन था। उसका शरीर अब खुद को ही खाने लगा था, यानी उसकी मसल्स गलनी शुरू हो गई थीं। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब उसके लिए हिलना डुलना भी एक जंग बन चुका था। माया जिस जगह पर फंसी हुई थी वह गुफा का सबसे ऊंचा पॉइंट था, जिसकी वजह से वहाँ पानी काफी कम था। लेकिन बाहर की तरफ बस एक कदम नीचे और उसके आगे दूर दूर तक पानी ही पानी भरा हुआ था, जिसे पार करके बाहर निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल था। और इस पानी को पूरी तरह सूखने में कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लगने वाला था। इसी जगह पर उसके 10 दिन बीत गए, लेकिन नीचे पानी का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ था। लेकिन माया को यह नहीं पता था, सूरज की रोशनी न देखने की वजह से उसका सर्केडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक पूरी तरह फेल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कब दिन हो रहा है और कब रात। कभी उसे लगता कि वो 2 घंटे सोई है, जबकि वो 12 घंटे बेहोश पड़ी रहती थी। कभी उसे लगता कि साल बीत गए हैं। यह अकेलापन किसी को भी पागल कर सकता है। माया अब खुद से बातें करने लगी
थी। वो अंधेरे में अपनी माँ को आवाज देती और फिर खुद ही माँ बनकर जवाब देती। वो पत्थरों से बातें करती, उन्हें नाम देती। यह उसका दिमाग था जो उसे व्यस्त रखकर जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर असली डर शुरू हुआ। उसे गुफा की दीवारों पर परछाइयां नाचती हुई दिखने लगीं। उसे लगता कि रेस्क्यू टीम टॉर्च लेकर आ रही है। वो चिल्लाती, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो, और पत्थरों की तरफ भागती। लेकिन वहाँ सिर्फ खाली अंधेरा होता। कई बार तो उसे अपने मरे हुए दोस्त विल और सोर्न उसके पास बैठे हुए दिखाई देते। दिन 15 से 20 के बीच की बात है। अब सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहना नामुमकिन था। शरीर जवाब दे रहा था। माया का हाथ एक बार गुफा की दीवार पर गया। वहाँ उसे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो एक गुफा में रहने वाली मकड़ी थी। नॉर्मल जिंदगी में माया जिसे देखकर चीख पड़ती, आज वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। भूख इंसान को जानवर बना देती है। माया ने उस मकड़ी को पकड़ा और अंधेरे में ही उसे कच्चा चबा गई। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, न घिन न स्वाद। उसे बस कुछ भी चाहिए था जो उसके पेट की आग बुझा सके। इसके बाद उसने अंधेरे में टटोलकर गुफा के झींगुर, कीड़े और जो भी हाथ लगा उसे खाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि गुफा की छत पर चमगादड़ लटक रहे हैं और नीचे उनकी गंदगी पड़ी है। वहाँ कुछ फंगस और मशरूम उगे थे। वो जहरीले हो सकते थे, लेकिन माया के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने वो सड़े हुए मशरूम खाए। उसका पेट खराब हुआ, उसे उल्टियां हुई, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके पैरों में अब 10 फुट बीमारी हो गई थी। लगातार गीले रहने की वजह से उसके पैरों की चमड़ी गलकर सफेद हो गई थी और मांस हड्डियों से अलग होने लगा था। अपने ही शरीर से आती सड़ांध उसे महसूस हो रही थी। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी जो बस सांस ले रही थी। 25 दिन बीत चुके थे। माया अब पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। उसमें अब कीड़े पकड़ने की भी ताकत नहीं थी। वो एक सूखे पत्थर पर लेट गई, मौत का इंतजार करने के लिए। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। वजन शायद 30 से 35 किलो रह गया होगा। लेकिन इस स्टेज पर आकर एक अजीब चीज हुई। उसका डर खत्म हो गया। उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है और ऊपर से उसके सूखे हुए शरीर को देख रही है। वो बस अपनी आंखें बंद करके उस आखिरी नींद का इंतजार कर रही थी जो उसे इस दर्द से आजाद कर दे। गुफा में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ उसकी धीमी होती सांसों की आवाज और कहीं दूर पानी टपकने की आवाज। चूहों ने उसे मरा हुआ समझकर उसके पैरों को कुतरना शुरू कर दिया था। लेकिन माया में अब इतनी भी जान नहीं थी कि वो उन्हें हटा सके। वो बस लेटी रही, प्रकृति के हवाले। उसने हार मान ली थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत ने अभी हार नहीं मानी थी। 37वां दिन। बाहर बारिश का मौसम खत्म हो चुका था और पार्क फिर से खुलने की तैयारी में था। पार्क के रेंजर और एक स्पेशल रेस्क्यू टीम रूटीन चेकअप के लिए गुफा में दाखिल हुई। वे स्कूबा गियर और बड़ी बड़ी लाइट्स लेकर अंदर आए। एक गोताखोर की नजर पत्थर पर पड़ी उस हड्डियों के ढांचे पर पड़ी। जब उसने पास जाकर देखा कि वो ढांचा सांस ले रहा है तो वो हैरान रह गया। उसने जोर से चिल्लाया, वी हैव अ सर्वाइवर, यहाँ कोई जिंदा है। माया कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी जीभ तालू से चिपक गई थी। वो बस अपनी सूजी हुई आंखों से उन लाइट्स को देख रही थी। जब रेस्क्यू टीम के सदस्य ने उसका हाथ पकड़ा तो उस इंसानी स्पर्श ने माया के अंदर करंट दौड़ा दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसे स्ट्रेचर पर डाला गया। जब माया को गुफा से बाहर लाया गया, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि बिना खाने के और गंदा पानी पीकर कोई 37 दिन तक कैसे जिंदा रह सकता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अस्पताल में होश आने के बाद जब माया ने अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो जवाब ने उसे अंदर से तोड़ दिया। विल, सोर्न और बाकी सभी 8 दोस्तों की लाशें बरामद कर ली गई थीं। 9 लोग गए थे और सिर्फ एक वापस लौटा। लोग उसे मिरेकल गर्ल कहते हैं। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और लोगों को बताती है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इंसान की जीने की इच्छा शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। दोस्तों, अगर माया की हिम्मत ने आपके दिल को भी छू लिया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रेस्पेक्ट या अब ब्रेव माया जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने, ताकि ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां मैं आप तक लाता रहूं। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई और खौफनाक सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।